गर्भधारण की प्रक्रिया जादू भरी और चमत्कारपूर्व है और सभी इसका सपना देखते हैं। गर्भधारण में एक मुख्य क्रिया होती है जिसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन भ्रूण विकास की सामान्य प्रक्रिया है जो आपके गर्भ में रहकर 9 माह तक विकसित होता रहता है। आपका शिशु तब अस्तित्व में आता है जब आपके पति के शुक्राणु आपके शरीर के अंडे से मिलते हैं। ये योग गर्भधारण कहलाता है और यहीं से गर्भावस्था की शुरुआत होती है। आपके शिशु के लिए आपके नियमित मासिक चक्र से 14 दिन पहले ही आपका शरीर पूरी तैयारी कर लेता है। जब एक परिपक्व अंडा आपके अंडाशय से निकलता है और निषेचन के लिए तैयार रहता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। परिपक्व अंडा आपकी फैलोपियन ट्यूब द्वारा ग्रहण कर शीघ्रता से अपने माध्यम से वाहित होता है। एक बार के स्खलन से पुरुष द्वारा योनि में लाखों शुक्राणुओं का प्रवेश कराया जाता है। हालांकि कुछ हजार ही भाग्यशाली होते हैं जो गर्भाशय के कोष्ठ में पहुंच पाते हैं और फैलोपियन द्वारा प्रवसन करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैराथन रेस में भारी संख्या में लोग दौड़ में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही संपूर्ण दौड़ पूरी कर पाते हैं। इसी तरह अंत में 300 से 500 ही वास्तव में अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। अब इनमें से कुछ चुने ही सर्वोत्तम और सबसे स्वस्थ शुक्राणु ही अंडाणु को भेद पाते हैं और दौड़ जीतते हैं। शेष सभी का प्रवेश अमान्य हो जाता है। वास्तव में ये ऐसी दौड़ है जहां सबसे उपयुक्त ही अस्तित्व में रहता है। प्रवेश के बाद पुरुष की शुक्राणु कोशिका और स्त्री के अंडे की कोशिकाएं मिलकर एक एकल कोशिका का रूप लेते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। इस संधि या संचयन का अगला चरण विखंडन है। जाइगोट 2 के गुणनखंडों में विभाजित होने लगता है और संतुलित ढंग से 4, 8, 16 कोशिकाओं के रूप में विभाजित होता जाता है और अंततः कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसे मॉर्यूला कहते हैं। मॉर्यूला जैविक परिवर्तनों से गुजरता हुआ ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। ऊतक खोलने वाले एंजाइम जिन्हें ब्लास्टोसिस्ट स्रावित करता है वो गर्भाशय की दीवार के माध्यम से घुल जाता है। इससे उसके प्रवेश में सुविधा हो जाती है। एक बार यह गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है तो प्रवेश का मूल स्थान बंद हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का ये रोपण निषेचन के 6ठे दिन या मासिक चक्र के 20वें दिन होता है। निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया निषेचन के 10 या 11वें दिन के बाद समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे रोपित ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण बन जाता है और उसके बाद 9 माह की अवधि में शिशु बन जाता है। घर में बच्चा प्रत्येक दंपति का सपना होता है। ये प्रस्तुतिकरण आपको समझाने में सहायक होगा कि कैसे आप अपने सपने को वास्तविकता में बदल सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। संधि में असफलता से गर्भधारण में असफलता प्राप्त होती है। हालांकि कई अन्य कारण हो सकते हैं जिसके कारण गर्भधारण असफल हो सकता है। इन सब समस्याओं के लिए विभिन्न तकनीकें उपलब्ध हैं जिनसे आप स्वयं अपना शिशु प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रस्तुतिकरण बंध्यता से ग्रस्त उन सभी दंपतियों के लिए है जो गर्भधारण करना चाहते हैं और अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहते हैं। आइए आपकी समस्याओं को समझें और हल करें, जिससे इस प्राकृतिक बाधा को दूर किया जा सकता है। आज की आधुनिक प्रगति ने बंध्यता से निपटने के लिए एक प्रभावकारी मार्ग दिखाया है। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन स्वच्छ शुक्राणुओं को अंडोत्सर्ग के बाद गर्भाशय के कोष्ठ में उपलब्ध कराने की एक सरल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में फोलिकल कूपों में अंडोत्सर्ग तक विकास पर
अल्ट्रासाउंड के माध्यम से नजर रखी जाती है। एक बार प्राकृतिक अथवा हार्मोन इंजेक्शन से अंडोत्सर्ग हो जाने पर स्वस्थ शुक्राणु प्राकृतिक निषेचन की प्रक्रिया हेतु उपलब्ध करा दिए जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा टेस्ट ट्यूब में भी विकसित किया जा सकता है। मां के गर्भ में विकास हेतु स्थानांतरित किया जा सकता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो IVF कहलाती है। इसका मतलब है कि प्रारंभिक स्तर पर शिशु का निर्माण या विकास आपके शरीर के बाहर विशेष प्रकार के वातावरण में होता है। क्या ये उत्तम और महत्वपूर्ण नहीं है? आइए अब ये बात करें कि ये वास्तव में होता कैसे है। अब आप जानते हैं कि अगर निषेचन नहीं हुआ तो आप गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे। ऐसे मामलों में यह संभव है कि आप सहायक प्रजनन तकनीक, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहते हैं, के माध्यम से गर्भ धारण कर सकती हैं। इस प्रक्रिया में शुक्राणु कोशिका और अंड कोशिका को मिलाकर प्रयोगशाला की डिश में निषेचित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से निषेचन ना हो पाने के अनेक कारण हैं। IVF इस प्रकार की परेशानियों से निपटने के लिए एक सफल अस्त्र है। संक्षेप में, यह प्राकृतिक करिश्मे का प्रतिरूप बनाने का प्रयास है। IVF के आने के बाद विश्व में लाखों बच्चे जन्म ले चुके हैं। आइए संपूर्ण IVF प्रक्रिया पर दृष्टि डालें। IVF चरणबद्ध तरीके से होता है। प्रारंभ में अंडाशय से हार्मोनल इंजेक्शन के माध्यम से एक ही समय में अनेक फॉलिकल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसे सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। इसमें फॉलिकल की वृद्धि और विकास पर सोनोग्राफी से नजर रखी जाती है। हम आशा करते हैं कि 16 से 18 मिलीमीटर के 5 से 12 फॉलिकल किसी महिला में विकसित कर सकते हैं। इसके लिए HCG इंजेक्शन के माध्यम से अंडोत्सर्ग कराया जाता है और परिपक्व अंडे अल्ट्रासाउंड निर्देशित एस्पिरेशन के माध्यम से एकत्र किए जा सकते हैं। इस प्रकार फॉलिक्यूल्स वाले द्रव में उपलब्ध अंडे सुई से निकालकर एक एक कर टेस्ट ट्यूब में डाल दिए जाते हैं। इस तकनीकी प्रक्रिया से 4 से 16 अंडे 10 से 40 मिनट में पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। इस एस्पिरेटेड फॉलिकुलर द्रव को तब IVF प्रयोगशाला में एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा स्टीरियोजूम माइक्रोस्कोप द्वारा उत्तम अंडों के लिए जांचा जाता है। ये सामान्य रूप से स्वच्छ कर परिपक्वतानुसार वर्गीकृत किए जाते हैं और तब CO2 इंक्यूबेटर में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। 2 से 6 घंटे बाद शुक्र सेचन या बीजारोपण कराया जाता है। उसी दिन पति के शुक्राणु स्पर्म वॉशिंग के माध्यम से सेमिनल प्लाज्मा से अलग कर लिए जाते हैं। ये स्वच्छ शुक्राणु अंडों के शुक्र सेचन के लिए प्रयोग होते हैं। प्रति मिलीलीटर असंख्य शुक्राणु कल्चर माध्यम युक्त अलग अलग डिश में अंडे के साथ रख दिए जाते हैं। डिशों को CO2 इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रख दिया जाता है। इंसेमिनेशन या शुक्र सेचन के 18 घंटों बाद निषेचित अंडों की पहचान की जाती है। कल्चर में पड़े निषेचित भ्रूण विभाजित होना जारी रखते हैं और उनमें 48 से 72 घंटों बाद साइटोप्लाज्म सहित बराबर आकार की 2 से 8 कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये वो समय है जब भ्रूण गर्भाशय में स्थानांतरण हेतु तैयार होता है। ये OPD के द्वारा हल्के शामक के साथ किया जाता है। 1 से 3 भ्रूण कल्चर या जीवाणु समूह की बूंद में संग्रहित कर स्थानांतरण हेतु नाल शलाका में डाल दिए जाते हैं। डॉक्टर नाल शलाका की नोक को गर्भाशय की ग्रीवा के माध्यम से प्रवेश कराकर भ्रूण को गर्भाशय के कोष्ठ में डाल देता है। ये 10 से 20 मिनट का समय लेता है। इस प्रक्रिया के बाद कुछ घंटों तक बेड रेस्ट या लेटकर आराम करने की सलाह दी जाती है।
सुपर ओव्यूलेशन में अनेक अंडे शुक्राणुओं से निषेचन हेतु उपलब्ध होते हैं, जिससे अनेक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं। ये भ्रूण 196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर प्रशीतित कर भविष्य में प्रयोग हेतु संरक्षित किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि अनेक वर्ष तक इन्हें जीवित स्वरूप में प्रयोग हेतु रोक कर रखा जा सकता है। ये संभव हो सकता है कि पत्नी के अंडे स्वस्थ ना हो या पति के पास शुक्राणु ना हो। चिंता की कोई बात नहीं, इस समस्या का भी हल है। निषेचन के लिए कोई अन्य व्यक्ति अपने शुक्राणु या अंडे दान कर आपकी सहायता कर सकता है। अगर आपके पास अंडे नहीं हैं, तो डोनर एग आईवीएफ किसी स्वस्थ महिला के अंडे लेकर किया जा सकता है। अगर दाता के शुक्राणु के प्रयोग की आवश्यकता है, तो दाता से प्राप्त प्रशीतित शुक्राणु निषेचन हेतु प्रोसेस किए जा सकते हैं। अगर कोई अंडा या शुक्राणु भी नहीं है, तो दाता द्वारा प्रदंत भ्रूण का प्रयोग किया जा सकता है, जिसे एम्ब्रियो एडॉप्शन कहते हैं। पुरुष जिनकी बंध्यता का उपचार होना है या वो जिनके शुक्राणु आईवीएफ चक्र के अंडों को अभी तक निषेचित नहीं कर पाए हैं, उनके लिए अब नई तकनीक ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन उपलब्ध है। इस तकनीक में एक अकेला जीवित शुक्राणु अंडे के साइटोप्लाज्म के केंद्र में सुई से क्षेपित या इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि निषेचन हो सके। परिणामित ताजे या क्षैतिज शुक्राणु के नमूने प्रयोग किए जा सकते हैं। इस विधि में अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। इस प्रकार पुरुष वंध्यता से प्रभावकारी ढंग से निपटा जा सकता है। मरीज की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए मानक तरीके से परिणाम के साथ समझौता न करते हुए आंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। इन मरीजों के लिए अनुकूल तकनीक जैसे इंट्रावेजाइनल कल्चर, नेचुरल साइकिल या प्राकृतिक चक्र आईवीएफ, इन विट्रो मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्ट आईवीएफ तकनीक प्रयोग में लाई जा सकती है। इंट्रावेजाइनल कल्चर में निषेचन योनि के अंदर इंक्यूबेटर की भांति रखी गई एक शीशी में कराया जाता है। नेचुरल साइकिल आईवीएफ में सुपर ओव्यूलेशन से बचा जाता है और प्राकृतिक चक्र के एक अकेले अंडे को निषेचन हेतु प्रयोग किया जाता है। इन विट्रो मैच्योरेशन में प्राकृतिक चक्र के दौरान अपरिपक्व अंडे एकत्रित किए जाते हैं। तब माध्यम को कल्चर करने हेतु विशेष रसायन मिलाकर इन विट्रो मैच्योर या परिपक्व बनाए जाते हैं। इस प्रकार भ्रूण बनाने के लिए सुपर ओव्यूलेशन हेतु इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट आईवीएफ में रिट्रीट अंडे इन विट्रो निषेचन हेतु केंद्रीय आईवीएफ प्रयोगशाला में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ सफलता बच्चे के जन्म के रूप में मानी जा रही है, इसके लिए बहुत प्रयास करने होंगे। इस उद्देश्य के लिए मात्र आईवीएफ के एक तीर से लक्ष्य हासिल करने की ना सोचें। अध्ययन बताते हैं कि अधिकांश मरीजों में आईवीएफ प्रति चक्र औसत गर्भावस्था प्राप्ति की दर लगभग 30 से 40% है। सफल आईवीएफ उपचार की दर उम्र 40 से ऊपर बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। ये आईवीएफ क्लिनिक की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। उसकी सेवाएं और अति अंडोत्सर्ग यानी सुपर ओव्यूलेशन प्रणाली के उपयोग पर भी सफलता निर्भर करती है। अगर 3 अच्छी गुणवत्ता वाले भ्रूण स्थानांतरित होते हैं, तो गर्भधारण की संभावना उस चक्र में 40% है। अगर अधिक भ्रूण स्थानांतरित होते हैं, तो गुणात्मक गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ प्रतिबंधों या नियमों का पालन कर आप गर्भवती होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। आप सभी औषधियों, सिगरेट, शराब, अधिक कैफीन वाले पेय, आहार अभिरचना में परिवर्तन, व्यायाम और हॉट टब और सोना या बाष्प स्नान से बचें। क्योंकि आईवीएफ में औषधि उपचार होता है, इसलिए इसमें कुछ जोखिम और जटिलताएं हैं। अंडाशय का अति उत्तेजन यानी ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम एक प्रमुख ज्ञात साइड इफेक्ट है। हार्मोन उत्तेजन के कारण आलस्य और थकान होती है। एस्ट्रोजन युक्त द्रव के उदरीय कोष्ठ में बह जाने से उदर का फूलना, असुविधा, चक्कर आने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
आईवीएफ चक्र में एक्टोपिक प्रेगनेंसी और गुणात्मक गर्भ संभावना बढ़ जाती है। असफलता के एक मनोवैज्ञानिक जोखिम के कारण परेशानी, अवसाद और गुस्सा रहता है। आईवीएफ चक्र के रद्द होने की भी संभावना रहती है। अगर एक आईवीएफ चक्र रद्द हो जाए तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक असफल आईवीएफ चक्र भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जैसे कैसे आपके अंडाशय ने प्रतिक्रिया दी, क्या एंडोमेट्रियम ने निषेचित अंडे के रोपण हेतु कोई अनुकूल परिवर्तन प्रदर्शित किए, क्या निषेचन हुआ। एक असफल चक्र की सावधानीपूर्ण विवेचना और विश्लेषण होना चाहिए, जिससे कि भविष्य के चक्रों की उपचार योजना को सुधारा जा सके। एक असफल चक्र के विश्लेषण के बाद इसे 1 महीने या आसपास पुनः क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस समय अंतराल के बाद मरीज में संवेदनात्मक शक्ति भी आ जाती है। इन पुनः क्रियान्वित चक्रों में अन्य कई तकनीकें भी हैं, जो निश्चित परिणाम लाने में सुधारात्मक रूप से सहायक होती हैं। एम्ब्रियो बायोप्सी द्वारा रोपण से पूर्व जेनेटिक डायग्नोसिस की जा सकती है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि भ्रूण स्वस्थ और बिना किसी जेनेटिक बीमारी के हैं। सहयोगी कोशिकाओं के साथ भ्रूण का जैविक समूह बनने से उसे बेहतर विकास हेतु अतिरिक्त पोषण मिलेगा। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, जहां भ्रूण गर्भाशय में रोपण के एक स्तर पूर्व ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक ही विकसित किए जाते हैं। इसके बाद इसे गर्भाशय कोष्ठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जहां कोशिका विभाजन के पूर्व निषेचित अंडा जायगोट लेप्रोस्कोपी के दौरान फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आईवीएफ जैसी विकसित तकनीकी जटिलताओं और संभावनाओं को जानने के बाद वंध्यताग्रस्त दंपत्ति को सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है कि वो एक आईवीएफ क्लिनिक का चयन करे। ये इन बातों पर निर्भर करेगा: कार्मिकों की योग्यता और अनुभव पर, उपचारित किए जाने वाले मरीजों का प्रकार, उपलब्ध सहयोगी सेवाएं जैसे ZIFT, शुक्राणुदाता, ICSI, क्रायोप्रिजर्वेशन, आपातकालीन सलाह, विभिन्न सेवाओं और उपचार की सुविधाओं का मूल्य, पिछले 2 वर्षों में उपचार चक्र का रिकॉर्ड, सफल गर्भावस्थाओं या गर्भधारण की दर। आईवीएफ उपचार के दौरान रिकॉर्ड रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर आकलन के लिए जब आवश्यक हो। आईवीएफ के उपचार रिकॉर्ड में आते हैं: उपचार और क्लिनिक जाने के विजिट का रिकॉर्ड, यूएसजी स्कैन और खून की जांच की रिपोर्ट, नुस्खे के पर्चे और भुगतान के बिल, इलाज और अस्पताल में भर्ती का रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के उपलब्ध होने से समय समय पर चक्र की प्रगति में सहायता प्राप्त होगी। मूल्य: संपूर्ण आईवीएफ उपचार का खर्च इन पर निर्भर करेगा। आईवीएफ के सफल परिणाम प्राप्ति हेतु आईवीएफ प्रोग्राम और तकनीक की प्रकृति, प्रयुक्त हार्मोन उपचार का मूल्य, अल्ट्रासाउंड स्कैन और खून की जांच, अस्पताल में भर्ती और सलाह। इस प्रकार आईवीएफ क्लिनिक का उचित